हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चेल्शा एंड आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च टेक्निक्स और जितनी भी शॉर्टिंग टेक्निक्स है वो, और फिर एक छोटा सा टॉपिक एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का हम आज कवर करने वाले हैं। स्पीड हमारी थोड़ी सी फास्ट रहेगी क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। एग्ज़ाम डेट हमारी 1 तारीख काफ़ी नज़दीक आने वाली है, इसीलिए आज की पूरी क्लास में हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। थोड़ी सी स्पीड फास्ट रहेगी, एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे से समझाए जाएंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन में हम थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सर्चिंग क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। आपको पता है कि सर्चिंग क्या होती है? सर्चिंग का मतलब होता है कि किसी भी एक एरे में कोई भी एलिमेंट को फाइंड करना। वो क्या कहलाती है? सर्चिंग। कितनी टेक्निक्स है? 2 है। कौन कौन सी? लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च क्या होती है? लीनियर सर्च को हम एक सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? सीक्वेंशियल सर्च। अब ये सीक्वेंशियल सर्च क्या होती है? इसका मतलब हम सर्च क्या कर रहे हैं? हम एक सीक्वेंस में सर्च कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं। हम करेंगे एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर उस पॉइंट से क्या करेंगे? हम एक सीक्वेंस में अपने एलिमेंट को सर्च करना शुरू करेंगे। अगर एलिमेंट मिल जाता है तो हमारी सर्च खत्म हो जाएगी, वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। और अगर आपको एलिमेंट नहीं मिलता है तब हम क्या करेंगे? लिस्ट के एंड तक सर्च करेंगे और एंड पे जाके हमारा लूप क्या करेगा? टर्मिनेट हो जाएगा। ये क्या है? लीनियर सर्च है। इतना हमें समझ में आया कि लीनियर सर्च एक सीक्वेंशियल सर्च है। स्टार्ट किसी भी एक नोड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे? उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। जब तक एलिमेंट नहीं मिल जाता तब तक हम क्या करेंगे? सर्च करेंगे। अगर एलिमेंट आपको लास्ट जो लिस्ट का एलिमेंट है वहां पर भी ना मिले तो क्या कर देनी है? हमें सर्च को टर्मिनेट कर देना है। ठीक है, इसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है, काफी सिंपल सी बात कही गई है। ये क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल एरे भी इसमें यूज हो सकती है। स्टेप्स क्या है? वही सेम स्टेप्स है जो अभी हमने देखे। क्या क्या स्टेप है? सबसे पहले हम ये देखेंगे हमें सर्च क्या करना है, कौन सा एलिमेंट आपको सर्च करना है। फिर उस एलिमेंट को क्या करेंगे? हम हमारे फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 5 एलिमेंट को सर्च करना है। अब हम क्या करेंगे? 5 को हमारे फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट और 5 पहली बार में ही मैच हो गया, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? हमारा एलिमेंट फाउंड हो गया और टर्मिनेट हो जाएगी हमारी लूप। इतना हमें समझ में आया कि भाई पहली बार में ही हमें मिल गया, ये तो हमारा जैकपॉट लग गया। अब सेकंड क्या हुआ कि भाई हमें नहीं मिला पहली बार में, तो हम क्या करेंगे? हम आगे दूसरे एलिमेंट के पास सर्च करेंगे। और कब तक सर्च करते रहेंगे? जब तक हमें मैच नहीं मिल जाता। आप सर्च करते करते लास्ट एलिमेंट तक पहुंच गए लेकिन आपको मैच नहीं मिला, इसका मतलब एलिमेंट नॉट फाउंड एंड टर्मिनेट द लूप। इतना हमें समझ में आया लीनियर सर्च क्या है। कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको आती भी होगी। अगर आपको नहीं आती है तो अभी समझ लीजिए, काफी इजी सी टेक्निक है। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल में हमें एक एरे गिवन होगी और कहा जाएगा कि इसको लीनियर सर्च से क्या करो? इसमें एलिमेंट को फाउंड करो। एलिमेंट कौन सा फाउंड करना है? हमें 30, जिसको की भी कह देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे? हमने हमारे एलिमेंट्स को एक एरे में लिख लिया। 0 से स्टार्ट होता है एरे का इंडेक्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक हमारे इंडेक्स चला। 30 क्या है? की एलिमेंट है। 30 को कंपेयर किया फर्स्ट एलिमेंट के साथ, 30 इज ग्रेटर देन 10 मतलब इक्वल नहीं है। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, 30 इज लेस देन 50, ये भी इक्वल नहीं मिला। फिर नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ पे इक्वल है, 30 इज इक्वल टू 30। अब हमें क्या मिलेगा रिजल्ट में? हमें 30 की जो इंडेक्स पोजीशन है वो क्या मिलेगी? हमें रिजल्ट में मिलेगी। क्या है इसकी पोजीशन? 2। ठीक है, हमें की एलिमेंट कहाँ पे मिला? सेकंड पोजीशन पर मिला।
अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की। तो देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी तीन केसेस होते हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। अब बेस्ट केस क्या होता है कि अगर आपको एलिमेंट पहले इंडेक्स पे ही मिल जाए तो वो क्या हो गया, आपका बेस्ट केस हो गया। कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी उसके लिए, O1। O का मतलब यहाँ पे क्या है, बिग O। उसके बाद आता है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस होता है जिसमें हमारा एलिमेंट हमें लास्ट इंडेक्स पे जाके मिला। कौन सा एलिमेंट मिला हमें, लास्ट एलिमेंट हमारा सर्च एलिमेंट रहा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ON, और N क्या है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ द साइज ऑफ द लिस्ट। एवरेज केस क्या है, एवरेज केस मतलब बेस्ट केस और वर्स्ट केस के बीच में आपको कहीं आपका एलिमेंट मिला है। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी ON ही रहती है। एडवांटेज क्या है, देखिए ये किसी भी डेटा टाइप की एरे के लिए यूज किया जा सकता है, फिर चाहे आपकी एरे शॉर्टेड हो या नहीं हो, हम लीनियर लिस्ट को, लीनियर सर्च को यूज कर सकते हैं। सेकंड, इसमें ज्यादा मेमोरी भी यूज नहीं होती, कंज्यूम नहीं होती, और स्मॉल डेटा सेट के लिए ये क्या है, एक बेस्ट ऑप्शन है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर लार्ज एरे के लिए ये सुइटेबल नहीं है, और अगर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON है, मतलब वर्स्ट केस है, तो ये हमारे डेटाबेस को क्या बना देता है, स्लो बना देता है। अब बात करते हैं बाइनरी सर्च की। बाइनरी सर्च का दूसरा नाम क्या है, हाफ इंटरवल सर्च। अब इसको ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि हम बाइनरी सर्च के अंदर हमारी जो एरे है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड कर देते हैं, हाफ पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम हाफ इंटरवल सर्च भी है। बाइनरी सर्च तभी यूज होगी जब हमारी एरे क्या होगी, शॉर्टेड होगी। लीनियर सर्च शॉर्टेड और अनशॉर्टेड दोनों में यूज होती है, बाइनरी सर्च केवल शॉर्टेड में यूज होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, log n। उसके अलावा देखिए, एक्सेस टू एनी एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर टेक्स कांस्टेंट टाइम, ओनली सिंगल डायमेंशनल एरे इज यूज्ड। और लीनियर में क्या था, मल्टी डायमेंशनल एरे भी यूज हो सकती है। इतना हमें समझ में आया। अब बात करते हैं इसके स्टेप्स की। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा एरे का मिडल एलिमेंट फाइंड करना है। मिडल एलिमेंट हमने फाइंड कर लिया। मान लीजिए हमारा जो मिडल एलिमेंट है वो क्या है, वो 20 है, और जो एलिमेंट सर्च करना है वो क्या है, 5 है। अब हम क्या करेंगे, हम 20 को 5 से कंपेयर करेंगे, मतलब पहले मिडल एलिमेंट फाइंड करो और फिर मिडल एलिमेंट को जो हमें सर्च करना है की के साथ कंपेयर कीजिए। कंपेयर कर लिया, अगर आपको मैच फाउंड हो जाता है, मतलब मिडल एलिमेंट और की एलिमेंट दोनों इक्वल है, तो हमें उसकी लोकेशन मिल जाएगी। और अगर इक्वल नहीं है तब हम क्या करेंगे, हमारी जो एरे है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक 20 से लेफ्ट साइड की एरे और एक 20 से राइट साइड की एरे। मतलब एक मिडल एलिमेंट से लेफ्ट साइड की एरे और एक मिडल एलिमेंट की राइट साइड की एरे। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा मिडल एलिमेंट की एलिमेंट से ग्रेटर है या स्मॉलर है। क्यों, क्योंकि हम एक शॉर्टेड एरे के ऊपर काम कर रहे हैं, और इसमें एक साइड में आपको लेसर एलिमेंट मिलेंगे और एक साइड में आपको ग्रेटर एलिमेंट मिलेंगे। तो अगर हमें ये पता चल गया कि हमारा की एलिमेंट मिडल एलिमेंट से स्मॉलर है या ग्रेटर है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसको सब एरे में चेक करेंगे। इतना हमें समझ में आया कि यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, एक मिडल एलिमेंट फाइंड करना है, फिर उसको की एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है। अगर एलिमेंट इक्वल नहीं है तो एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, फिर मिडल एलिमेंट को चेक करेंगे कि हमारा मिडल एलिमेंट ग्रेटर है या स्मॉलर है, उसी के अकॉर्डिंग वो उसकी सब एरे में चेक करेगा। कब तक चेक करेगा, जब तक आपको एलिमेंट फाउंड नहीं हो जाता। एग्जाम्पल देखिए, एक एरे गिवन है और यहाँ पे की एलिमेंट है 23, 0 से लेके 10 तक यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू है, हमें मिडल एलिमेंट यहाँ पे फाइंड करना है। मिडल एलिमेंट कैसे फाइंड होगा, तो 0 प्लस में 10, मतलब 0 प्लस में 10 का क्या मतलब हुआ,
फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स प्लस में लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 5। मिडल एलिमेंट कौन बन गया हमारा 23। ठीक है, अब सर्च क्या करना था हमें, सर्च भी हमें 23 करना था। कंपेयर करेंगे तो 23 इज इक्वल टू 23, मैच फाउंड हो गया। लोकेशन मिली हमें 5 लोकेशन मिलेगी और हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर देखिए हमें 23 फाइंड करना है और मिडल एलिमेंट हमने फाइंड किया 2.5 मतलब कि 2। ठीक है, कंपेयर करेंगे 2 को, 2 पे कौन सी पोजीशन है 8, तो 8 को कंपेयर करेंगे 23 से। अब ये इक्वल नहीं है, मतलब हमारी एरे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब हम ये देखेंगे कि ये मिडल एलिमेंट स्मॉलर है कि ग्रेटर है, स्मॉलर है या ग्रेटर है। तो देखिए यहाँ पे 8 स्मॉलर है मतलब 23 ग्रेटर है। अब ग्रेटर एलिमेंट हमें किस साइड मिलेंगे, राइट साइड में मिलेंगे। तो हम 23 को चेक करेंगे राइट साइड की सब एरे में, जो क्या है 12, 16 और 23। 12, 16 और 23। अब इसमें देखिए फिर से इसका मिडल एलिमेंट हमें फाइंड करना है। मिडल एलिमेंट में अगर हम इंडेक्स 0 से स्टार्ट करना चाहे 0, 1, 2 तो मिडल एलिमेंट निकलेगा 1, मतलब उसकी पोजीशन पे 1 पोजीशन पे क्या है 16। और अगर आप ऊपर वाला इंडेक्स यूज करना चाहे 3, 4, 5 तब भी आपको सेम ही एलिमेंट मिलेगा। आप किसी भी तरह यूज कर सकते हैं इनको। ठीक है, अब देखिए 16 को कंपेयर कीजिए 23 से। 16 स्मॉलर है मतलब 23 ग्रेटर है। अब फिर से एरे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई 12 और 23। अब हम क्या चेक करेंगे कि भाई 23 ग्रेटर है मिडल एलिमेंट से, तो हम राइट साइड में चेक करेंगे। राइट साइड में 23 एक सिंगल एलिमेंट है, हमने उसके साथ कंपेयर किया और हमें एलिमेंट फाउंड हो गया। एलिमेंट फाउंड हो गया, इसकी पोजीशन क्या मिलेगी हमें 5 पोजीशन मिलेगी और हमारा लूप क्या कर जाएगा यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा और हमारी सर्च क्या हो गई कंप्लीट हो गई। इतना हमें समझ में आया कि बाइनरी सर्च में हमें एक मिडल एलिमेंट फाउंड करना है और फिर उसको कंपेयर करना है। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो 2 पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगी। फिर उन सब एरे में चेक करेंगे हम। अगर सब एरे में भी आप फिर से मिडल एलिमेंट फाउंड करोगे और फिर कंपेयर करोगे। तो इस तरह से मिडल एलिमेंट फाइंड करना, कंपेयर करना, सब एरे में डिवाइड हो जाना, ये प्रोसेस आपकी कब तक चलेगी, जब तक कि आपको आपका एलिमेंट नहीं मिल जाता या फिर आपके जो आप एकदम लास्ट में नहीं पहुंच जाते कि उसके बाद आपकी एरे डिवाइड ही नहीं हो सकती। तब क्या हो गई हमारी लूप क्या हो जाएगी टर्मिनेट हो जाएगी। इतना हमें समझ में आया। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की। तो बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है देखिए। अब कॉम्प्लेक्सिटी कितने तरह से मेजर हो सकती है, 2 तरह से, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के 3 केस है। बेस्ट केस में O1, फिर एवरेज में log n और वर्स्ट केस में भी log n। एडवांटेज क्या है, ये फास्ट है, एफिशिएंट है और लार्ज डेटाबेस के लिए बेस्ट है। डिसएडवांटेज में शॉर्टेड एरे चाहिए आपको, डेटा कॉन्टिग्युअस स्टोर होना चाहिए और जो एलिमेंट्स है हमारे एरे के वो कंपेरेबल होने चाहिए, एक ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, इतना हमें समझ में आया कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च क्या होती है। अब बात करते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस की। तो देखिए एनालिसिस का मतलब होता है कि हम हमारी एल्गोरिदम का जो परफॉर्मेंस है उसको चेक कर रहे हैं, उसको इवेलुएट कर रहे हैं। जनरली हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की अगर आपको परफॉर्मेंस चेक करनी है तो हम ये देखेंगे कि उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, उसका रनिंग टाइम क्या था, एग्जीक्यूशन टाइम क्या था, हम इसी तरह से चेक करते हैं। लेकिन एक एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करती है उसके इनपुट साइज के ऊपर, कि जो अगर हम इनपुट का साइज इंक्रीज कर दे तब उसकी टाइम और उसका स्पेस में क्या चेंजेस हुए। इस तरह से हम क्या करते हैं, एक एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को इवेलुएट
करते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस और एसिम्प्टोटिक नोटेशन को यूज करते हैं। इतना हमें समझ में आया। हम क्या चेक करना है कि जब हमारी इनपुट का साइज इंक्रीज हो तब हमारी एल्गोरिदम टाइम और स्पेस को कैसे यूज कर रही है, वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। अब आगे देखिए कि जो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस है इज कॉमनली यूज्ड इन कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस to describe how an algorithm performs as the size of input grows। अब कितनी नोटेशन होती है हमारे पास, ये देखिए। वैसे तो 5 नोटेशन है, लेकिन जो मेन 3 नोटेशंस होती है कौन कौन सी, बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन। और इसके अलावा 2 कौन सी होती है, स्मॉल ओ और लिटिल ओमेगा। अब बिग ओ नोटेशन की अगर बात की जाए तो बिग ओ नोटेशन अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, अपर बाउंड को, या हम कहें कि ये वर्स्ट केस को दिखाता है। हमारी एक एल्गोरिदम का जो वर्स्ट केस का मतलब उसको मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा वो बिग ओ नोटेशन बताता है, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली नोटेशन है। इतना हमें समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में एफ एन और जी एन, एफ और जी यहाँ पे 2 फंक्शन है। एफ जो है वो रनिंग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, रनिंग टाइम को। एक दूसरा फंक्शन है हमारा जी, जिसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू सी उसके साथ जुड़ी हुई है। अब हमारा जो सी है, जो सी जी मतलब जो जी फंक्शन है वो देखिए अपर बाउंड है। अपर बाउंड मतलब वो मैक्सिमम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जी से ऊपर कोई टाइम नहीं जाएगा, ठीक है। जी से नीचे नीचे ही हमारी एल्गोरिदम जो रनिंग टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब F इज इक्वल टू बिग ओ जी एन, मतलब F जो हमारा रनिंग टाइम है वो किसके इक्वल होगा, वो बिग ओ जी के इक्वल होगा। जी हमारा क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम जो अपर बाउंड है वो। अब यहाँ पे देखो कि F इज इक्वल टू बिग ओ जी, इसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि पहला, इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव कांस्टेंट C, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। C क्या होना चाहिए हमारा, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। और F is greater than equal to 0 less than equals to CG for all n is greater than equals to n0। और ये n0 क्या है, इसका मतलब है नेचुरल नंबर। n की वैल्यू को नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, और ये हमारी क्या है, उसके लिए कंडीशन है। अब ओमेगा नोटेशन की बात कर लेते हैं। तो ओमेगा नोटेशन लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अब जी कहाँ है, एफ के नीचे है, ठीक है। बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी देता है ये, बेस्ट केस का मतलब मिनिमम टाइम। एफ इज इक्वल टू ओमेगा जी। कंडीशन क्या है इसके लिए कि जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए कि CG is greater than equals to 0 और less than equals to FN। क्या समझ में आया कि FN हमारा मिनिमम टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो F से ग्रेटर टाइम को ये नहीं शो कर सकता। N is greater than equals to N0, N0 का मतलब नेचुरल नंबर। थीटा नोटेशन क्या करती है, थीटा नोटेशन अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे 2 फंक्शंस होते हैं, 2 कांस्टेंट होते हैं, C1 Gn और C2 Gn। Gn हमारा एक फंक्शन C1 के लिए और फिर C2 कांस्टेंट के लिए, और दूसरा फंक्शन कौन सा हो गया, F हो गया। F क्या है यहाँ पे, रनिंग टाइम है। अब हमारा रनिंग टाइम C1G से ग्रेटर इक्वल होना चाहिए और C2G से लेस देन इक्वल होना चाहिए। और जो कांस्टेंट C1 और C2 है वो क्या होंगे, पॉजिटिव कांस्टेंट होंगे, मतलब 0 से ग्रेटर होंगे, ठीक है। इतना हमें समझ में आया। तीनों के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है वो हमने देखी। अब देखिए इन नोटेशंस के लिए कुछ
प्रॉपर्टीज होती है वो देखते हैं। इफ f इज ओ जी, ओ का मतलब बिग ओ, इफ f इक्वल्स टू बिग ओ जी, तब आप f से कोई भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, वो उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ जी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब जैसे देखिए ये एक एग्जाम्पल है कि f इज इक्वल टू 2n² प्लस 5 और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ओ n स्क्वायर। हमने 7 मल्टीप्लाई f किया तो क्या हो जाएगा, ये 14n² प्लस 35, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वही रहेगी, बिग ओ n स्क्वायर। थीटा और ओमेगा के लिए भी ये प्रॉपर्टी अप्लीकेबल है। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज की। तो ट्रांजिटिव को कुछ इस तरह से समझिए आप कि हमारे पास 3 वेरिएबल या 3 फंक्शन है। हमारे पास क्या है, 3 फंक्शन है, a, b और c। अब a इज इक्वल टू b है और b इज इक्वल टू c है, तब हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू क्या होगा, c होगा। सेम यही यहाँ पे अप्लीकेबल है, यही थ्योरम देखिए। इफ f इज बिग ओ जी एंड g is big OH, then f is equal to big OH। ठीक है, f, g, h यहाँ पे 3 फंक्शन है। अब यहाँ एग्जांपल देखिए, इफ f is equal to n, g is equal to n square, h is equal to n cube, then n is equal to n square and n square is equal to n cube। तो इसका क्या मतलब हुआ कि n is equal to big O n cube। ओमेगा और थीटा के लिए भी ये प्रॉपर्टी अप्लीकेबल है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब है वो खुद से ही टाई है। मतलब जैसे a इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे f इज इक्वल टू बिग O f, f इज इक्वल टू ओमेगा f, f इज इक्वल टू थीटा f, मतलब वो खुद से ही अपने कॉम्प्लेक्सिटी को इक्वल कर रहा है। सिमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, सिमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब जैसे दो फंक्शन a और b है, a इज इक्वल टू b, देन b इज इक्वल टू क्या होगा, a हो जाएगा। ये क्या हो गई हमारी सिमेट्रिक। जैसे f इज इक्वल टू थीटा g एंड g इज इक्वल टू थीटा f, ये प्रॉपर्टी केवल थीटा के लिए अप्लीकेबल है। ट्रांसपोज सिमेट्रिक, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, f इज इक्वल टू बिग O g, देन g इज इक्वल टू ओमेगा f। इतना में समझ में आया, बिग O मतलब कि वर्स्ट केस और ओमेगा मतलब कि बेस्ट केस। तो अगर एक फंक्शन f इज इक्वल टू बिग O g मतलब कि वर्स्ट केस के है उसका, और g इज इक्वल टू ओमेगा f मतलब बेस्ट केस। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिएगा कि अगर f इज इक्वल टू n और g इज इक्वल टू n स्क्वायर, देन n जो हमारा वर्स्ट केस है n इज इक्वल टू बिग O n स्क्वायर, और n स्क्वायर जो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस्ट केस इज इक्वल टू ओमेगा n। इतना में समझ में आया, n कैसे हुआ, n इज इक्वल टू बिग O ऑन n स्क्वायर और n स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा n। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि f इज इक्वल टू बिग O g और f इज इक्वल टू ओमेगा g, देन f इज इक्वल टू थीटा g। यहाँ पे तीनों कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, बिग O, ओमेगा एंड लास्ट में थीटा भी आ गया। लिटिल o और लिटिल ओमेगा, स्मॉल o और स्मॉल ओमेगा भी बोल देते हैं। अब ये लिटिल o क्या करता है, ये स्ट्रिक्टली अपर बाउंड है। इसमें क्या है, सेम हमारा बिग O वाला कॉन्सेप्ट है, बस इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं होता, ये इक्वल के लिए अप्लीकेबल नहीं है। लिटिल ओमेगा सेम हमारा ओमेगा है लेकिन स्ट्रिक्ट है, मतलब यहाँ पे भी ये इक्वल को यूज नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं शॉर्टिंग टेक्निक्स की। तो शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, हमारे डेटा को अरेंज करना किसी ऑर्डर में, इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग। कुछ टेक्निक्स होती है, चलिए देखते हैं। सिलेक्शन शॉर्ट क्या होती है, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है, एफिशिएंट शॉर्टिंग एल्गोरिदम है। ये एक इन प्लेस एल्गोरिदम है, इसका मतलब कि इट डज नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस।
अब सिलेक्शन शॉर्ट में हमें क्या करना होता है वो देखिए। इसमें हम क्या करेंगे, जो एरे हमें गिवन है उसमें से आपको सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करना है। पहले तो आप ये देखिए कि हमें असेंडिंग ऑर्डर बनाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है, क्योंकि अगर आपको असेंडिंग बनाना है तो आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और डिसेंडिंग बनाना है तो लार्जेस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इतना हमें समझ में आया कि सिलेक्शन शॉर्ट के अंदर हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं इसके, कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, देखिए स्टार्ट करना है आपको सबसे फर्स्ट एलिमेंट से, और फिर हमें क्या फाइंड करना है, पूरी एरे में से एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट, फिर उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर देना है। अब इसी स्टेप को क्या करना है, आपको बार बार में रिपीट करना है आगे के एलिमेंट्स के लिए। समझ में आया, स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करना है और उसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या कर देना है, रिप्लेस। कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, n स्क्वायर। इसमें दो लूप यूज होते हैं, दो लूप यूज होते हैं। फर्स्ट लूप कौन सा है, जिसमें हम एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं और दूसरे लूप में हम उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ON मल्टीप्लाई में ON, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर। एडवांटेजेस है, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, स्मॉल डेटा के साथ काम करती है। डिसएडवांटेज क्या है, इसका वर्स्ट और एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है, लार्ज डेटा के साथ काम नहीं करेगी और स्टेबल भी नहीं है। अब आगे देखिए कि हमारे पास अगर n एलिमेंट है तो सिलेक्शन शॉर्ट में कभी भी ON से ज्यादा स्वैपिंग नहीं होगी। कितनी स्वैपिंग होगी, मैक्सिमम ON की स्वैपिंग हो सकती है। अब इसको कब यूज कर सकते हैं हम, जब आपको मेमोरी में डेटा राइट करना और सेव करना कॉस्टली लग रहा है, तब हम सिलेक्शन शॉर्ट को यूज करेंगे। ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी, O1 है, क्योंकि केवल एक एक्स्ट्रा स्पेस ये यूज करती है टेम्पररी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, अब इसका ध्यान से समझिएगा। एक एरे हमें गिवन है, ठीक है, 64, 25, 12, 22 और 11। कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3, 4 पूरी एरे में सर्च करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें मिला 11, फोर्थ पोजीशन पर। और हम कहाँ से शुरू किया, हमने 0 से शुरू किया। अब क्या कर देंगे, हम इस 4 एलिमेंट को 64 के साथ स्वैप कर देंगे। ठीक है, हमने स्वैप कर दिया, 11 क्या आ गया, अब 0 पोजीशन पे आ गया और 64 हमारा फोर्थ पोजीशन पे चला गया। तो यहाँ पे देखिए 11 को स्वैप कर रहे हैं हम 64 के साथ, और ये नीचे जो एरे है यहाँ पे ये 65 गलती से लिख दिया है, 64 आएगा। इतना हमें समझ में आया। अब हम एक क्या करेंगे, एक एलिमेंट आगे मूव करेंगे। हम मूव किया, कहाँ पर आ गए हम, 25 पर आ गए। अब 25 हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट बन गया और पूरी एरे में चेक करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो 25, 12, 22, 64 में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 11 शॉर्टेड हो गया पहले से ही। अब इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट है हमारा 12। 12 को क्या करेंगे, 25 के साथ स्वैप कर देंगे। स्वैप कर दिया, अब हम कहाँ पे आ गए, हमने एक स्टेप मूव किया, 25 थर्ड एलिमेंट। अब पूरी एरे में अपना स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। क्या मिला हमें, 22, रिप्लेस कर दिया। अब 25 फोर्थ एलिमेंट को हम कर रहे हैं, 25 फोर्थ एलिमेंट को और 64 में हम सिलेक्ट करेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो 25 स्मॉलेस्ट है और अपनी पोजीशन पर है, कोई स्वैपिंग यहाँ पे नहीं होगी, और जो लास्ट एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। क्या समझ में आया, एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें चूज करना है और उसको स्वैप करना है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट से हम फिर से स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करना, फिर स्वैप करेंगे, और इस तरह से हम कब तक करेंगे, लास्ट पोजीशन तक इसको हम करते रहेंगे। ठीक है, ये थी हमारी सिलेक्शन शॉर्ट। अब बात कर लेते हैं बबल शॉर्ट की।
तो बबल सॉर्ट एक सिंपलेस्ट एल्गोरिदम है और इसमें हमें क्या करना है, स्वैपिंग तो करनी है लेकिन एडजेसेंट नोड्स के बीच में, मतलब कि नेबर्स के बीच में क्या होगी, स्वैपिंग होगी। अब यहाँ पे देखिए स्टेप्स क्या क्या है इसमें, कि हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे ट्रैवर्स करना और फिर उसके नेबर के साथ उसको कंपेयर करेंगे। अगर एलिमेंट आपको ग्रेटर मिलता है, ऑर्डर में नहीं मिलता, तो हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। और इसी स्टेप को हमें क्या करना है, लास्ट तक क्या करना है, रिपीट करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें हम टोटल, अगर आपको n एलिमेंट्स गिवन है तो हम n-1 कंपैरिजन यहाँ पे करेंगे, लास्ट एलिमेंट को कंपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की। तो यहाँ पे देखिए O(n)² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और O1 क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इजी टू अंडरस्टैंड है, नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल स्पेस, स्टेबल एल्गोरिदम है। स्टेबल का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्स विद द सेम की वैल्यू मेंटेन देयर रिलेटिव ऑर्डर इन द सॉर्टेड आउटपुट। डिसएडवांटेज क्या है, लार्ज डेटा के लिए स्लो है और ये कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम है। अगर एरे पहले से सॉर्टेड है तो मिनिमम टाइम लगेगा। ये एक इन प्लेस एल्गोरिदम है और उसके अलावा ये स्टेबल एल्गोरिदम भी है। इसका यूज कहाँ पे होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए 6 0 3 5 हमारी क्या है, एरे गिवन है, हमने इसको एरे में मेंशन कर लिया 6 0 3 5। सबसे पहले 6 और 0 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, स्वैपिंग हो जाएगी 0 और 6 की। फिर 6 और 3 को कंपेयर करेंगे, स्वैपिंग होगी यहाँ पे 3 और 6। उसके बाद 6 और 5 को कंपेयर करेंगे एंड 5 6 हमारी क्या हो गई, यहाँ पे स्वैपिंग हो गई। अब 6 क्या है, लास्ट एलिमेंट है, उसको हम स्वैप नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। टोटल कितने कंपैरिजन हुए यहाँ पे, टोटल यहाँ पे 3 कंपैरिजन हो चुके हैं। अब फिर से देखेंगे 0 3 5 6 में 0 3 को कंपेयर करेंगे, कोई स्वैपिंग नहीं हुई लेकिन ये कंपैरिजन काउंट होगा। 3 5 को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे भी स्वैपिंग नहीं होगी और 6 हमारा पहले से ही शॉर्टेड है तो यहाँ पे टोटल कंपैरिजन कितने हुए, 2 हुए। उसके बाद देखिए 0 3 5 6 0 3 हमने फिर से यहाँ पे क्या किया, कंपेयर किया और 5 और 6 पहले से ही क्या है, शॉर्टेड है, तो यहाँ पे केवल एक ही कंपैरिजन हुआ 0 और 3 के बीच में, ठीक है। ये हमें समझ में आया। क्या करना है हमें, बबल सॉर्ट के अंदर नेबर्स को कंपेयर करते हुए चलना है और लास्ट में क्या करना है, लास्ट एलिमेंट से हर एक एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे हमें लेके आना है। टोटल नंबर ऑफ पास n होंगे, कंपैरिजन कितने होंगे इसमें, n इंटू n-1/2। अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं तो कितने कंपैरिजन होंगे उसके अंदर, 6 कंपैरिजन होंगे। अब बात करते हैं इंसर्शन सॉर्ट की। तो इंसर्शन सॉर्ट जो है हमारी स्मॉल एरे के लिए बेस्ट होती है। हमने कार्ड गेम्स खेला होगा, कार्ड गेम्स को आप जैसे शॉर्ट करते हो ना, उसको एक सीरीज में लेके आते हो, उसमें 4 अलग अलग कलर्स को मैच करते हो, तो वो क्या कर रहे हैं हम कार्ड गेम्स को शॉर्टिंग कर रहे हैं। तो सेम इंसर्शन शॉर्टिंग भी उसी के जैसे होती है। इसके अंदर हम हमारी एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, शॉर्टेड और अनशॉर्टेड पार्ट। फिर हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट को पिक करेंगे और फिर चेक करेंगे, उसको शॉर्टेड लिस्ट में डालेंगे। फिर सेकंड एलिमेंट को पिक करेंगे और फिर उसको शॉर्टेड लिस्ट में डालेंगे। ज्यादा पॉपुलर मेथड ये नहीं है, ठीक है, एज कंपेयर टू बबल और सिलेक्शन सॉर्ट। स्टेप्स हमें समझ में आ गया कि हमने पहले से ही एक एलिमेंट को क्या कर लिया, पिक कर लिया। और अगर हमारी एरे पहले से ही शॉर्टेड है तो वो हमें 1 रिटर्न करेगी, अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट एलिमेंट पिक कीजिए, उसको कंपेयर कीजिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वो सभी एलिमेंट्स के साथ कंपेयर होगा, फिर वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आएगा। इसमें हमें क्या मेन बात याद रखनी है कि आपको एक बार कंपेयर करके नहीं छोड़ देना है। आप एक एलिमेंट जिसको पिक कर रहे हो उसको सभी एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे और वो सभी एलिमेंट्स कौन है, जो पहले से शॉर्टेड लिस्ट में जा चुके हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए 12 11 13 5 और 6 हमने इनिशियली यहाँ पे 12 को पिक कर लिया, 12 को 11 के साथ कंपेयर करेंगे, स्वैपिंग हो जाएगी 11 और 12, ठीक है। फिर 12 और 13 को क्या करेंगे हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कोई स्वैपिंग
नहीं होगी। फिर 13 और 5 को हमने यहाँ पे कंपेयर किया, स्वैपिंग हुई 5 और 13 की। अब देखिए यहाँ पे 5 को यहीं पे नहीं छोड़ना है, हमें 5 को पीछे वाले एलिमेंट्स के साथ भी कंपेयर करना है। तो 12 और 5 की कंपैरिजन हुई, 5 यहाँ पे आ गया, फिर 11 और 5 की कंपैरिजन होगी। अब हमारा क्या हो जाएगा, 5 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है और हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 13 से। तो ध्यान दीजिए जब हम 13 और 5 का कंपैरिजन कर रहे थे तो मतलब हम कहाँ से अपनी प्रोसेस को अब रिज्यूम करेंगे, अब हमारी प्रोसेस को हम रिज्यूम करेंगे 13 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 13 और 6 का क्या होगा, ऊपर देखिए 13 के बाद कौन सा एलिमेंट था, जब हमने 13 और 5 को कंपेयर किया था तो 6 था। तो अब 13 का कंपेयर किससे हो रहा है, 6 से कंपेयर हो रहा है, यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी। अब 6 को बाकी पहले वाले एलिमेंट्स के साथ भी कंपेयर करना है, जैसे 12 और 6 का कंपेरिजन होगा, फिर 11 6 का होगा, और 5 और 6 में कोई कंपेरिजन होगा, लेकिन 5 और 6 अपनी जगह पे है, ठीक है। अब एरे क्या हो गई हमारी, यहाँ पे देखिए एक शॉर्टेड एरे हमें मिल चुकी है। अब चलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो इसकी n स्क्वायर है और ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 है। वर्स्ट केस और एवरेज केस में n स्क्वायर है और बेस्ट केस में n है। अब इंसर्शन शॉर्ट में एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी एरे रिवर्स ऑर्डर के अंदर शॉर्टेड है, मतलब हमें असेंडिंग में करना है और वो एलिमेंट्स डिसेंडिंग में है, तो हमें इसके अंदर क्या लगेगा, मैक्सिमम टाइम लगेगा शॉर्ट करने में, ठीक है। लेकिन अगर वो पहले से ही शॉर्टेड है तो मिनिमम टाइम लगेगा। इट इज अडेप्टिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि आपकी एरे पूरी तरह से शॉर्ट हो या आधी अधूरी शॉर्टेड हो, ये सिलेक्शन शॉर्ट यूज कर सकते हैं उसमें। इंक्रीमेंटल अप्रोच है, स्टेबल एल्गोरिदम है। मर्ज शॉर्ट की अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, मर्ज शॉर्ट के अंदर काफी सिंपल सी शॉर्टिंग है। हमें बस अपनी एरे को क्या करना है, डिवाइड करना है, और इसको कब तक, इक्वल हाफ्स में कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि आपको सिंगल सिंगल एलिमेंट ना मिल जाए, ठीक है। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, एरे को डिवाइड करते हुए चलना है। एन लॉग एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। मर्ज शॉर्ट को रिकरेंस रिलेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2tn/2 प्लस में थीटा n। ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी, n है। एप्लीकेशंस ऑफ मर्ज शॉर्ट की अगर बात की जाए तो लार्ज एरे में ये यूज होता है। एक्सटर्नल शॉर्टिंग में हम इसको यूज करते हैं। एक्सटर्नल शॉर्टिंग का मतलब कि आपकी एरे इतनी ज्यादा है कि वो मेमोरी में फिट नहीं हो रही है। कस्टम शॉर्टिंग में हम इसको यूज करते हैं। कस्टम शॉर्टिंग का मतलब पार्शियली शॉर्टेड हो या फिर नियरली शॉर्टेड हो, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, स्टेबल एल्गोरिदम है, लार्ज एरे के लिए सुइटेबल है। पैरेललाइजेबल एल्गोरिदम का क्या मतलब है कि हम इसको मल्टीपल प्रोसेसर्स और थ्रेड्स के साथ क्या कर सकते हैं, इजीली पैरेललाइज्ड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, एडिशनल मेमोरी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, ये इन प्लेस शॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं है। स्मॉल एरे के लिए सुइटेबल नहीं है क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें यहाँ पे ज्यादा लगेगी। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 38, 27, 43 और 10। अब इसमें क्या किया हमने, एरे को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। एक एरे हो गई S1 और एक एरे हो गई S2, ठीक है। फिर S1 को हमने डिवाइड कर दिया S1 और S2 में, और S2 को डिवाइड कर दिया S3 और S4 में। अब ये सिंगल सिंगल एलिमेंट है, अब ये डिवाइड नहीं हो सकते, इसका मतलब ये शॉर्टेड है। अब हम क्या करेंगे, इनको मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे मर्ज कैसे करेंगे, 38 और 27 को शॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज करना है, मतलब 27 और 38, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा, 10 और 43। अब इन दोनों एरे को मर्ज कर देंगे शॉर्टेड ऑर्डर में, 10, 27, 38 और 43। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, मर्ज शॉर्टिंग काफी इजी सी टेक्निक है। बस अपनी एरे को क्या करना है, डिवाइड करते हुए जाना है जब तक आपको एक सिंगल एलिमेंट ना मिल जाए हर एक सब एरे में। बात करते हैं क्विक शॉर्ट की। सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टिंग है ये, डिवाइड एंड कॉन्क्वेर एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या करना है, आपको एक एलिमेंट पिक करना है जिसको आपको नाम दिया पाइवट।
ठीक है, क्या किया हमने, एक एलिमेंट पिक किया और उसको हमने नाम दे दिया पाइवट। फिर आपको क्या करना है, अब उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमें हमारी लिस्ट को रीऑर्डर करना है। हमें ये, और लास्ट में जब आप रीऑर्डर कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें कि पाइवट से एक साइड में उससे एलिमेंट कम मिलेंगे, एक साइड में उससे ज्यादा एलिमेंट, ग्रेटर देन एलिमेंट मिलेंगे, और पाइवट अपनी फाइनल पोजीशन पे हो जाएगा। रिकर्सिव टेक्निक है, ठीक है। पाइवट आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हो, फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, लार्ज एलिमेंट, या रेंडमली कोई भी एलिमेंट आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इतना हमें समझ में आया कि हमें क्विक शॉर्ट में करना क्या है, एक पाइवट एलिमेंट चूज करना है और फिर हमारी लिस्ट को उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। एग्जाम्पल से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा। ये हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसको हमने, अब हमने यहाँ पे क्या किया, अपना पाइवट एलिमेंट चूज किया। मैंने यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को चूज किया है, मतलब 24। 24 क्या हो गया मेरा यहाँ पे, पाइवट एलिमेंट हो गया। 24 लेफ्ट एलिमेंट है, 27 राइट एलिमेंट है और 24 पाइवट एलिमेंट भी है। पिवट एलिमेंट या पाइवट जो भी आप बोलते हैं वो एलिमेंट भी है ये, ठीक है। पिवट एलिमेंट कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे शॉर्टिंग करना, राइट साइड से, ठीक है। पिवट एलिमेंट के ऑपोजिट साइड से हम शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब कंपेयर करेंगे दोनों को, पिवट एलिमेंट और राइट एलिमेंट को हमने किया कंपेयर। यहाँ पे आप एक बात अपने दिमाग में रख के चलिएगा कि आप शॉर्टिंग किस हिसाब से कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए। हम यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए कर रहे हैं, और इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमें पता है कि लेफ्ट साइड में स्मॉलर एलिमेंट आएंगे और धीरे धीरे राइट साइड में ग्रेटर एलिमेंट बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमें अपनी शॉर्टिंग करनी है। अब देखिए 24 इज लेस देन 27, ठीक है भाई, 24 स्मॉलर है और वो लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं होगी। अब 27 से राइट एलिमेंट मूव कर जाएगा, कहाँ पे आ गया, 19 पर आ गया। अब 24 और 19 को फिर से कंपेयर कीजिए। अब कौन ग्रेटर है, 24, और ग्रेटर एलिमेंट किस साइड होने चाहिए, राइट में। तो हमने इसको क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। 19 आ गया, लेफ्ट एलिमेंट बन जाएगा, और 24 क्या बन जाएगा, राइट एलिमेंट बन जाएगा। अब इसमें एक बात और याद रखिएगा कि जब ये स्वैपिंग होती है ना पाइवट एलिमेंट के साथ, तो हमारा पाइवट एलिमेंट सेम रहेगा, फिर चाहे वो किसी के भी साथ स्वैपिंग कर ले। एक बार हमने 24 को पाइवट एलिमेंट बना दिया तो 24 ही लास्ट तक रहेगा, ठीक है। लेफ्ट राइट बदलते रहेंगे, पाइवट एलिमेंट नहीं बदलेगा। समझ में आई बात। अब 24 क्या है हमारा, राइट एलिमेंट भी है और पाइवट एलिमेंट भी है, राइट साइड में है। तो अब हम कहां से करेंगे शॉर्टिंग करना, अब हम लेफ्ट साइड से करेंगे, ठीक है। 19 को हमने कर लिया, अब एक स्टेप क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे, लेफ्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा, 9। 9 को कंपेयर कीजिए 24 के साथ, 9 स्मॉलर है, कोई स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है। फिर एक स्टेप और आगे बढ़िए, कहां पे जाएंगे अब हम, 29 के पास। यहाँ पे देखिए हम कहां पे आए, अब 29 के पास। 29 अब क्या बन गया, हमारा लेफ्ट एलिमेंट बन गया। 29 को हमने 24 से कंपेयर किया, 29 ग्रेटर है, मतलब ग्रेटर एलिमेंट राइट साइड में होने चाहिए, तो इनकी क्या हो जाएगी, स्वैपिंग हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी, स्वैपिंग होने के बाद 29 राइट एलिमेंट बन जाएगा और 24 हमारा लेफ्ट एलिमेंट बन जाएगा। अब हमारा पाइवट एलिमेंट किस साइड आ गया, लेफ्ट साइड आ गया। अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से। 29 हो चुका है, 14 पे हम मूव करेंगे, 14 राइट एलिमेंट बन गया। 14 और 24 को कंपेयर करेंगे यहाँ पे हम। अब देखिए 14 स्मॉलर है, तो मतलब स्मॉलर को लेफ्ट साइड में होना चाहिए, इसकी स्वैपिंग हो जाएगी। अब 14 क्या बन जाएगा, हमारा लेफ्ट एलिमेंट, और 24 क्या बन गया, राइट एलिमेंट। फिर से कंपेयर करेंगे, कंपेयर तो हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे मूव करेंगे। मूव किया, लेफ्ट एलिमेंट कौन बन गया, 24। अब देखिए लेफ्ट
राइट और पाइवेट एलिमेंट तीनों ही कौन है 24। इसका मतलब 24 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, अब यहां से हमें क्या पता चला कि 24 की लेफ्ट साइड में उससे स्मॉलर एलिमेंट है और 24 के राइट साइड में उससे ग्रेटर एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, एरे कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। लेफ्ट सब एरे जिसमें 24 से स्मॉलर एलिमेंट है और राइट सब एरे जिसमें 24 से आपको ग्रेटर एलिमेंट मिलेंगे। इतना हमें समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इन लेफ्ट और राइट सब एरे को भी फिर से उसी तरीके से शॉर्ट करेंगे। तो 29 और 27 को हमने लिया, लेफ्ट एलिमेंट 29, राइट एलिमेंट 27 और पाइवेट एलिमेंट मैंने चूज किया लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट 29। कंपैरिजन हुआ 29 और 27 का। 29 ग्रेटर है, उसको राइट साइड में होना चाहिए, इसीलिए उसकी स्वैपिंग हुई और क्या बन गया? 27 लेफ्ट एलिमेंट बन गया और 29 राइट एलिमेंट बन गया। ठीक है, अब हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप मूव आगे करेंगे। अब आगे मूव किया तो 29 क्या बन गया? लेफ्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे लेफ्ट, राइट और पाइवेट एलिमेंट क्या है? 29, मतलब 29 अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। और अब यहां से क्या पता चला कि 29 की लेफ्ट साइड में उससे स्मॉलर एलिमेंट होगा। ठीक है, वो एक एरे में डिवाइड हो गया, सब एरे में डिवाइड हो गया 27। अब 27 एक सिंगल एलिमेंट है तो वो ऑलरेडी शॉर्टेड है। दूसरी सब एरे देखिए 19, 9 और 14 की। 19 को हमने पाइवेट एलिमेंट चूज कर लिया, 14 राइट एलिमेंट है। दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या पता चला हमें कि 14 स्मॉलर एलिमेंट है, उसको लेफ्ट साइड में होना चाहिए। स्वैपिंग कर देंगे, 14 क्या बन गया हमारा? लेफ्ट एलिमेंट और 19 क्या बन गया? पाइवेट एलिमेंट। एक स्टेप आगे मूव करेंगे, 9 क्या बन जाएगा हमारा? लेफ्ट एलिमेंट। 9 और 19 का कंपैरिजन होगा यहाँ पे, तो 9 19 से स्मॉलर है। ठीक है, स्मॉलर है, लेफ्ट साइड में होना चाहिए, करेक्ट है, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। बस एक स्टेप आगे मूव करेंगे और लेफ्ट एलिमेंट कौन बन जाएगा अब? 19। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? साथ साथ में अपनी नोटबुक में करते जाइएगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए 19 लेफ्ट, राइट और पाइवेट एलिमेंट तीनों बन गए हैं, मतलब वो अपनी करेक्ट पोजीशन में है। अब 14 और 9 को हम करते हैं, तो 14 है हमारा पाइवेट एलिमेंट और 9 क्या है? राइट एलिमेंट। कंपेयर हुआ, स्वैपिंग हुई 9 और 14 की। 14 लेफ्ट, राइट और पाइवेट तीनों बन जाएगा, मतलब वो शॉर्टेड है अपनी करेक्ट पोजीशन में। उसके लेफ्ट साइड में एक सिंगल एलिमेंट है, वो भी शॉर्टेड है। ठीक है, सभी एलिमेंट्स हमने यहाँ पे शॉर्ट कर लिए, सबको मर्ज कर दीजिए, जिनकी जो पोजीशन आई थी उनको उन पोजीशन पे रख दीजिए। कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, ओमेगा n log n, थीटा n log n और वर्स्ट केस की है n स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? 1। एडवांटेज क्या है? ये एक डिवाइड एंड कॉन्क्वेर एल्गोरिदम है, इजी टू सॉल्व है, लार्ज एरे के लिए सुइटेबल है, लो ओवरहेड है। डिसएडवांटेज क्या है? वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है, अगर आपने पाइवेट एलिमेंट अच्छा चूज नहीं किया तो। स्मॉल डेटा सेट के लिए अच्छी नहीं है, स्टेबल शॉर्टिंग भी नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट शॉर्टिंग, हीप शॉर्ट। ये एक कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग टेक्निक है जो बाइनरी हीप डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बेस है। यहाँ पे मैं कहूंगी कि अगर आपको हीप डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता, मैक्स हीप और मिन हीप क्रिएट करना नहीं आता, तो आपके लिए ये शॉर्टिंग काफी डिफिकल्ट रहने वाली है। और अगर आपको अच्छे से बनाना आता है तो आपके लिए ये 2 मिनट की शॉर्टिंग है। ठीक है, हमने मैक्स हीप और मिन हीप बनाना सीखा था। तो यहाँ पे देखिए सिमिलर टू सिलेक्शन शॉर्ट है, जहां पे हम एक मिनिमम एलिमेंट को यहाँ पे चूज करते हैं। अगर आप मिन हीप बना रहे हो तो मिनिमम एलिमेंट, मैक्स हीप बना रहे हैं तो मैक्सिमम एलिमेंट। एक एरे गिवन है, सबसे पहला काम है उसको कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना हमने सीखा था अपनी क्लासेस में, तो हम इजिली यहाँ पे कंप्लीट बाइनरी ट्री बना सकते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल बना दिया। ठीक है,
फिर हम क्या करेंगे, इस बाइनरी ट्री को मैक्स हीप में कन्वर्ट करेंगे। अब मैं आपको मैक्स हीप में यहाँ पे कन्वर्ट करना हम दोबारा से नहीं सीखने वाले हैं। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, हीप शॉर्ट। हीप शॉर्ट मतलब कि हम यहाँ पे एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे, और हीप शॉर्ट में कैसे एलिमेंट डिलीट होता है वो भी हमने अच्छे से सीखा था। तो हमें 1 बाय 1 क्या करना है, मैक्सिमम एलिमेंट को डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट कैसे करेंगे उसके हमने 3 स्टेप देखे थे। सबसे पहले क्या करेंगे, रूट एलिमेंट को क्या करेंगे, हम लास्ट एलिमेंट से रिप्लेस कर देते हैं। फिर रिप्लेस किए हुए एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर दिया, और उसको फिर से अरेंज करेंगे ट्री को मैक्स हीप में। तो ये हमारा ट्री अरेंज हो गया वापस से मैक्स हीप में। अब क्या करेंगे, अब हम मैक्सिमम एलिमेंट 5 है, अब हम 5 को रिमूव करेंगे। ठीक है, अगर आपने मैक्स हीप नहीं देखा है तो एक बार क्लास देख लीजिएगा, तभी आपको ये शॉर्टिंग अच्छे से समझ में आएगी। अब 5 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 को रिमूव करेंगे, फिर 3 को रिमूव करेंगे, और फिर 1 को रिमूव करेंगे। उसके बाद हमारी एरे को हम शॉर्टेड कर लेंगे, 1 3 4 5 10। कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, n log n, और स्पेस की O1। ये एक इन प्लेस एल्गोरिदम है, और क्विक शॉर्ट से क्या है, स्लोअर है। ठीक है, क्विक शॉर्ट इससे फास्टर है। एडवांटेज देखिए, एफिशिएंट है, मेमोरी कम यूज होती है इसके अंदर, सिंपल है क्योंकि इसके अंदर रिकर्शन जैसा टॉपिक यूज नहीं होता। डिसएडवांटेज, कॉस्टली है, अनस्टेबल है, और नॉट एफिशिएंट व्हेन वर्किंग विद कॉम्प्लेक्स डेटा। हीप शॉर्ट में 2 पार्ट होते हैं, पहला हम मैक्स हीप में कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरा हम हाईएस्ट एलिमेंट को रिमूव करते हैं। हीप शॉर्ट स्टेबल एल्गोरिदम नहीं है, क्यों, क्योंकि जब आप ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे हीप के अंदर, तो जो हमारी इक्विवेलेंट कीज है उनका ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये डिवाइड एंड कॉन्क्वेर एल्गोरिदम भी नहीं है, कंपैरिजन बेस्ड है। मर्ज शॉर्ट से ये फास्टर है, लेकिन मर्ज शॉर्ट में मेमोरी ज्यादा लगती है। तो ये डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट पे कि हम कौन सी चूज करें। हीप सिलेक्शन शॉर्ट से बेटर है टू गेट मैक्सिमम एलिमेंट इन कंस्ट्रेंट टाइम। तो ये थी आज की हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल हम मिलेंगे कंपाइलर डिजाइन का, हम पूरा कंपाइलर डिजाइन को एक सिंगल क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, बने रहिएगा। थैंक यू।